अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थोड़ी देर के बाद हम अपने कमरे में थे। सबसे पहले हमने हाथ साफ किए और फिर मैं तौलिए से हाथ खुश करता हुआ तालूत के सामने आ बैठा। जी हजूर, अब क्या हुक्म है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी पहले हुक्म की तामील कहाँ हुई है? तालूत ने संजीदा शक्ल बनाते हुए कहा। आपने कोई दफ्तर इश्क खोल रखा है, यूं ही समझ लो, तालूत ने जवाब दिया। यार मेरी मानो तो बस चलो यहाँ से, अब दिल नहीं लग रहा। दिल की बात क्यों करते हो यार? सच्ची बात कहो, दिल तो खूब लग रहा है, मगर इसके साथ डर भी लग रहा है। डर किस बात का? पुलिस का और किसका? चलो यूं ही समझ लो, ये बेइज्जती अच्छी लग रही है। वैसे हाथों की लकीरों का तुमने क्या किया? सब बदल दी हैं। हमारे यहाँ के फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट बेहद ज़हीन होते हैं। मैंने कहा, और मैं तो जैसे गधा हूँ। क्यों? तालूत आंखें निकाल कर बोला। ये बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं है, फजूल बातों से परहेज करो। तालूत हाथ उठाकर बोला और मुझे हंसी आ गई। दांत निकालने की जरूरत नहीं, तुम्हें इश्क करना होगा, तालूत ने फैसला कुन लहजे में कहा। अब मैं क्या जवाब दूं? बहरहाल कोशिश करूंगा, लेकिन इसका नतीजा मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा, नतीजा जब निकलेगा तब समझ में आएगा, अभी से कैसे आ जाएगा? लेकिन तुम्हें आखिर उससे क्या दिलचस्पी है तालूत? देखो आरफ, तालूत इश्क करेगा तो तुम भी करोगे, तालूत शादी करेगा तो तुम भी शादी करोगे। बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। अच्छी जबरदस्ती है, बस अब ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी पारसाई से वाकिफ हूँ, अब वो ऐसी बुरी भी नहीं है। पारसा तो मैंने खुद को कभी नहीं कहा तालूत। संजीदा होने की कोशिश मत करो, जाओ लगन से काम करो, कामयाबी होगी। बेहतर पीरो मुर्शिद, ये शकीला कहाँ है? बहुत गैर हाजिर रहने लगी है, बुलाकर लाऊं? मैंने कहा। नहीं, वो खुद आ जाएगी। मेरा जज्बा इश्क देखना चाहते हो? तालूत बोला। जरूर दिखाओ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजहंस, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तालूत छत की तरफ मुंह उठाकर बोला और मैं मुस्कुराने लगा। खूब, तो गोया आप उसे प्यार से राजहंस कहते हैं। अच्छा नाम है, मुझे पसंद है, तालूत ने कहा और उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर शकीला की आवाज सुनाई दी। मैं अंदर आ सकती हूँ? तशरीफ लाइए, तालूत ने जवाब दिया और शकीला मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। मैं बाहर जा सकता हूँ? मैंने खड़े होते हुए कहा। अरे अरे, खैरियत? यानी मेरे आते ही? शकीला ने कहा। जी, यही मुनासिब भी है, क्योंकि आजकल आपने हमारे करीब रहना छोड़ दिया है, मेरी बजाय, तालूत ने जवाब दिया। लेकिन आप लोग तो इनके साथ थे, इसलिए। और फिर ये अफशा की बच्ची जोंक बन गई है, एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ती। उसने मेरी शक्ल से अपनी सहेलियों को धोखा देने के दर्जनों मंसूबे बना रखे हैं। बस अजीब अहमकाना हरकतें करती रहती है। वो तो बस दीवानी होकर रह गई है मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं। जिस तरह एक मुल्क के दो बादशाह नहीं हो सकते, इसी तरह एक खातून के दो दीवाने नहीं हो सकते, तालूत ने कहा। शकीला सुर्ख हो गई। उसने घबराई हुई निगाहों से मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। अलबत्ता मैंने मुस्कुराते हुए तालूत से पूछा, ओहो, इनका दूसरा दीवाना कौन है? इत्तेफाक से कमरे में कोई पत्थर नहीं है, वरना मैं उसे उठाकर तुम्हारे सर पर दे मारता, तब तुम्हें अंदाजा होता कि दूसरा दीवाना कौन है, तालूत ने कहा। वैसे मैं तुम्हें शक्ल से दीवाना नजर नहीं आता, हमेशा से नजर आते हो, कौन सी नई बात है? लेकिन मेरा सर क्यों फोड़ा जा रहा है? इसलिए कि तुम अभी तक बाहर नहीं गए, तालूत ने कहा। जा रहा हूँ, मुझे इल्म है कि मोहब्बत में इंसान बेहद खुद गर्ज हो जाता है, मैंने उठते हुए कहा और दरवाजे से बाहर निकल आया। शकीला की गर्दन झुकी हुई थी।
बहरहाल मेरे होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। इस बार तालूत संजीदगी से मर्द इश्क में गिरफ्तार हो गया था, लेकिन इस बार मैं उसे मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि शकीला कोई बुरी लड़की नहीं थी और बहरहाल ये तालूत का अपना फेल था। अगर वो किसी शरीफ लड़की को पसंद करके उससे शादी करना चाहता है तो मुझ जैसे निकम्मे को उसे कैसे रोकना चाहिए। मैं तो अब उसे समझा भी नहीं सकता। ये बात मेरी खुद गर्जी पर मामूल समझी जाती। मैं अपनी हिफाजत की खातिर उसे रोकने की कोशिश नहीं कर सकता था। खुदा करे ये मोहब्बत कामयाब हो। आज तो तालूत ने खुलकर ऐलान कर दिया था और शकीला के चेहरे की सुर्खी और शर्म इस बात की गवाह थी। लेकिन वो अहमक मुझे भी फंसा रहा था। अफशा शकीला की हम शक्ल थी, खुश मजाज थी, आला खानदान की थी, लेकिन जरूरी तो नहीं था कि वो भी मुझे पसंद कर ले। तालूत ने दावा किया था कि वो चाहे तो अफशा मजनू की मानद मेरे लिए सहरा गर्दी करने लगे, लेकिन ये फजूल बात थी। दिल के सौदों में मैं तालूत की मदद नहीं चाहता था, लेकिन उसके साथ ही मेरे जहन में और भी बहुत से ख्यालात थे। मैं अपनी हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ था। एक न एक दिन बहरहाल तालूत का तिलस्म टूटना था। इसके बाद मेरी क्या हैसियत होगी। मुमकिन है मैं तालूत के चल्लाए हुए चक्कर की वजह से पुलिस के झगड़े से भी निकल जाऊं, लेकिन दुनिया को मेरी हकीकत पता चल गई तो क्या होगा। लेकिन अपना ये ख्याल मुझे खुद फिक्का सा लगा। तालूत बहरहाल एक मुखलिस इंसान था। उसने अजनबी लोगों के लिए इतना कुछ किया था, तो मेरे लिए वो क्या कुछ ना करेगा। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर अकब से सीमी की आवाज सुनकर चौंक पड़ा। अरे साईं भाई कहाँ घूम रहे हैं? और मैं रुक गया। सीमी, एहसान और अफशा आ रहे थे और फिर वो मेरे करीब पहुंच गए। सीमी बाजी, अफशा ने सीमी को पुकारा। आपको यकीन है ये साईं साहब हैं? हाँ क्यों? सीमी मुस्कुराते हुए बोली। बराह करम मुझे इन दोनों की कोई नुमाया पहचान बता दें। दिल की आंखें खोलो अफशा, मुश्किल ना रहेगी, सीमी ने जवाब दिया। ये जज्बाती बातें हैं सीमी बाजी, खुदा की कसम मैं इन दोनों में तमीज नहीं कर सकती, अफशा ने कहा। जज्बात ही तो जिंदगी का इजहार करते हैं अफशा, खुदा की कसम मैं सिर्फ दिल से इन्हें पहचानती हूँ, वरना मेरे पास और कोई जरिया नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है हजरात, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं आदल हूँ, मैंने शरारतन कहा। साईं भाई आपकी सीमी धोखा नहीं खा सकती, और एहसान भी, एहसान ने कहा। मैं हंसने लगा। क्या ये सच है? अफशा ने परेशान लहजे में पूछा। क्या अफशा साहबा आप साईं साहब ही हैं? जी। तब तो सीमी बाजी काबिले दाद हैं। मैंने दिल की आंखों की बात की थी अफशा, लेकिन सीमी बहन सब आपका सा दिल कहाँ से लाएं? और फिर जो आपसे जो कुर्बत है आप उसे अफशा साहबा पर क्यों मुसल्लत कर रही हैं? मैंने कहा। अफशा दूसरी तरफ देखने लगी। सीमी ने मुस्कुराते हुए उसकी शक्ल देखी और बोली, हाँ मेरी निगाह से अगर कोई देखे तो मैं कहूँ कि तुम क्या हो, आदिल कहाँ हैं? इबादत कर रहे हैं, मैंने जवाब दिया। क्या मतलब? इबादत मेरा ख्याल है आम फहम लफ्ज हैं, मगर इस वक्त इबादत के लिए कोई वक्त मुतअय्यन तो नहीं, जब दिल चाहे, जब दिल तलब करे, मैंने जवाब दिया। मगर इससे कबल तो है कहाँ? अपने कमरे में। आओ जरा देखे तो सही। आप चलिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ, मैंने कहा, और सब तालूत के कमरे की तरफ बढ़ गए। और फिर मैंने दूर से उन्हें तालूत के कमरे में झांकते हुए देखा। फिर सब के सब तालूत को जब मेरी शरारत का पता चलेगा तो वो कितना सीख पा होगा। बहरहाल खुद मैंने उस वक्त वहां से जाना मुनासिब नहीं समझा था। फिर मैंने इन सब को तालूत के कमरे में दाखिल होते देखा और कान दबाकर वहां से आगे बढ़ गया। बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी और फिर जानबूझकर रात के खाने तक तालूत की निगाहों से उजल रहा। नवाब जलालुद्दीन गप्पे हाँकता रहा था। फिर नवाब साहब का टेलीफोन आ गया और वह उठकर चले गए। तब तसद्दुक और कमाल हाथ आ गए। हाँ, रात के खाने पर सब साथ थे। नवाब साहब का चेहरा मुसर्रत से सुर्ख हो रहा था। हजरात, उन्होंने खाने की मेज पर सबको मुखातब किया। बेमुश्किल तमाम मैंने अब तक सब्र किया है, लेकिन जब तक मेरा पेट इस इत्तला से खाली नहीं हो जाएगा मैं खाना नहीं खा सकूंगा। इसलिए आप एक खुशखबरी सुनिए। खैरियत, होम सेक्रेटरी साहब ने बतौर खास मुझे टेलीफोन किया था।
ओह, तनवीर साहब ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। जाहिर है उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर खुदूसी हदायत जारी की थी। चुनाचा काम भी नहायत फुर्ती से हुआ। जिस शख्स ने एक फिल्म हशमत बरादर से गबन किया था और फिर जिसने कई कत्ल भी किए और पुलिस से फरार भी, उसका नाम आरिस है। वो शहजादा आदिल और शहजादा साइम का हम शक्ल जरूर है, लेकिन उसका कोई ताल्लुक इन दोनों हजरात से नहीं है। फिंगरप्रिंट्स डिपार्टमेंट ने तस्दीक कर दी है, वो कोई और ही शख्स है। चुनाचा होम सेक्रेटरी ने पेशकश की है कि पुलिस बाज़ाब्ता माफ़ी मांग सकती है अगर ये दोनों हजरात चाहें तो, और सरकारी तौर पर उनकी रिहाइश का बंदोबस्त भी किया जा सकता है। लेकिन मैंने उन दोनों की तरफ से कह दिया है कि हमें किसी शय की ज़रूरत नहीं। नवाब साहब के खामोश होते ही पुरजोर तालियां बजाई गईं। सब ने खुशी का इजहार किया था। मेरे ऊपर माफ़ी खास तौर से फर्ज हो गई थी। तनवीर साहब शर्मिंदा लहजे में बोले, अरे नहीं तनवीर साहब, बस बात खत्म हो गई। खुदा की कसम, इनके ज़रफ़ से वाकिफ़ हो जाओगे तो इन्हें किसी और ही दुनिया का इंसान पाओगे। मुझे एतराफ़ है, तनवीर साहब ने कहा। बस अब खाना शुरू किया जाए। नवाब साहब बैठ गए और खाना शुरू हो गया। खाने के दौरान मैंने किन अखियों से तालूत की शक्ल देखी, वो नॉर्मल था। एक आध बार मैंने उससे आंखें भी मिलाई, लेकिन उसकी आंखों में कोई खास बात नहीं थी। तब मैंने सुकून की सांस ली, गोया वो मुझसे नाराज नहीं है। भाई अब कोई उम्दा सा प्रोग्राम बन जाए तनवीर। नवाब साहब खाने से फारग होकर बोले, मैं हाजिर हूँ भाई साहब, मैं हाजिर क्या हूँ, प्रोग्राम बनाओ। मेरा ख्याल है कल का दिन मेरे बाग में गुजारा जाए, स्विमिंग वगैरह की जाए और फिर वहीं बैठकर कोई दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे। मंजूर है, नवाब साहब ने कहा। और हाँ, तुम्हारा वो अस्तबल भी तो वहीं कहीं है, बाग से थोड़ी दूर एक इमारत में है। लेकिन भाई साहब, मेरे घोड़े अब बस नाम के हैं। खैर ये तो तय है जी, अब रात का क्या प्रोग्राम है, जो हुक्म। भाई मैं तो शतरंज खेलना चाहता हूँ, पब्लिक की क्या राय है? किसी को एतराज नहीं, हम सब पाए बाग की सैर करेंगे, सीमी ने कहा। चलो ठीक है, नवाब साहब ने कहा और सब खाने के कमरे से निकल आए। अगर आप हजरात को शौक हो तो मैं पाए बाग में मौसीकी का बंदोबस्त करूं, अफशा ने पूछा। वाह, ये भी पूछने की बात है, सीमी और एहसान ने कहा। तब मुझे थोड़ी देर की इजाजत दें, आओ तसद्दुक, आओ कमाल, अफशा ने कहा। हम भी लिबास वगैरह तब्दील कर आए, तालूत ने कहा। जरूर। और फिर हम दोनों वापस चल पड़े। मैं खामोश था। क्या सोच रहे हो आरफ? तालूत ने हस्बे आदत पूछा। कोई खास बात नहीं। खुश नहीं हो? क्यों नहीं? सारी जिंदगी के लिए जान छूट गई। वैसे यार, तुम्हारे यहाँ का कानून भी अजीब है। जब इंसान मुजरम होता है तो उससे कोई नहीं पूछता, और जब नहीं होता तो सब उसकी जान को आ जाते हैं। हाँ तालूत, बहरहाल अच्छा ही हुआ। मैंने गहरी सांस ली। हमने लिबास तब्दील किए और फिर बाहर ही निकल रहे थे कि अफशा पहुंच गई। तैयार हो गए आप लोग? हाँ, कुछ खास तैयारियां करनी थी क्या? तालूत ने पूछा। अरे नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था। दूसरे लोग पहुंच गए? हाँ, सीमी बाजी और एहसान भाई को रवाना करके आई हूँ, अफशा ने जवाब दिया और तालूत ने गर्दन हिला दी। फिर हम लोग पाए बाग के इस खूबसूरत हिस्से में पहुंच गए जहां दरख्तों की जड़ों में रोशनियां छुपी हुई थीं, रंगीन कुर्सियां बिछी हुई थीं, दरमियान की मेजों पर खुश रंग फलों के बर्तन रखे हुए थे। तमाम लोग पहुंच गए। रोशनियां इस कदर मदम थीं कि शक्लें साफ नजर नहीं आ रही थी, ताहम पता चल रहा था कि कौन कौन है। आइए हजरात, सीमी की आवाज सुनाई दी। अफशा, तुमने तो चंद मिनट में ही बहुत कुछ कर डाला। नहीं सीमी बाजी, हम अक्सर यहाँ ये प्रोग्राम रखते हैं। मैं आपको बड़ी उम्दा चीजें सुनवा रही हूँ, अफशा ने कहा। और दर हकीकत अफशा बेहद बाज़ौक़ थी। दरख्तों ही में माइक छुपे हुए थे। हवाओं की सरसराहट के साथ इंसानी सरगोशियां उभरी। किसी नौजवान की आवाज सुनाई दी, एक रूह की मानद, सिसकती हुई रूह की मानद। और फिर एक अजीब सा समा बंद गया और फिर एक जख्मी नगमा फड़फड़ाने लगा। सब खामोश थे और बहुत गौर से सुन रहे थे। नगमा जारी रहा और फिर खामोश हो गया। कई मिनट तक सकता सा तारी रहा। सब मुतासर थे। फिर जब होश आया तो तालियां गूंज उठी।
ये अफशा इतना आला ज़ौक़ रखती है, मालूम नहीं था, एहसान ने कहा। वाकई अफशा कमाल कर दिया, लेकिन आवाज़ें किसकी थी? सीमी ने पूछा। मैंने ऐसे ही बहुत से रिकॉर्ड तैयार कराए हैं बाजी, इनमें मुख्तलिफ आर्टिस्टों की आवाज़ें हैं। तारीख के चंद किरदारों को सुनेंगे? ओ हाँ ज़रूर, तो सुनिए, ये ज़ेबुन निसा है और दूसरा उसका महबूब नवाब आकल खान, अफशा ने कहा, और उसके बाद खामोशी छा गई। मुगलिया दौर की सूती तस्वीर उजागर होने लगी। कनीज़ों की चहलें, खुदाम की दस्तबस्ता आहटें और ख्वाजा सराओं की आवाज़ें, और फिर ज़ेबू निसा की शीरीं आवाज़, फारसी का एक शेर, और उसके बाद एक गज़ल जो मुशायरे के अंदाज की थी। वाकई कमाल कर दिया था। तालूत भी बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। मौसीकी का ये प्रोग्राम इस कदर हसीन सा कि बस सवाद ना जारी रहे। अलमिया तरबिया नगमों के लिए एक खास माहौल पैदा किया जाता था और उसके बाद नगमे का लुत्फ बस दिल मोह लेता था। अब तुम भी इस पर आशिक नहीं हुए? तालूत ने सरगोशी की। क्या मतलब? मैंने हैरत से चौंक कर पूछा। मतलब भी पूछोगे? तालूत दांत पीस कर बोला। यार, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। दिमाग खराब हो गया हो तो सर पर पत्थर मारूं ताकि अकल आ जाए। क्यों मिर्चें चबा रहे हो? मैंने हंस कर कहा। खुदा की कसम, शकीला पर आशिक ना हुआ होता तो इस वक्त अफशा के दौर पर जरूर आशिक हो जाता। तालूत ने कहा। ओह, मैंने तवील सांस ली। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, तालूत गुर्राया। लेकिन क्यों मेरे भाई, तुमने अभी तक उससे अजहारे इश्क नहीं किया? यार तालूत, हाँ हाँ बको, हिम्मत नहीं पड़ती। देखो, मेरे सामने फजूल बातें की तो अच्छा ना होगा। कसम ले लो, ऐसे वैसे माहौल की दूसरी बात थी। इस शरीफ लड़की से कुछ कहते हुए हल्का सा खौफ महसूस होता है। अबे तो कह दो, नतीजा मालूम हो जाएगा। कल हम पिकनिक मनान रहे हैं। हाँ, फिर वादा करता हूँ वहाँ। आखिरी वादा? तालूत ने पूछा। हाँ यार, आखिरी वादा, मैंने कहा। मुझे बेसाख्ता हंसी आ रही थी। तालूत किसी ख्याल में गुम था और फिर उसने चौंक कर गर्दन उठाई और शकीला की तरफ देखने लगा। बुला दूं? मैंने शरारत से कहा। दिल चौंचा रहा है, मगर रहने दो यार, आज दिन में ही गड़बड़ हो गई थी। क्या मतलब? तुम गए तो ये गौले बियाबानी आ धमका, तालूत ने कहा। ओह अच्छा, मैंने बड़ी संसी महसूस की। इसका मतलब है कि हजरात को मेरे ऊपर शुबा नहीं हुआ था। बहरहाल ये उम्दा बात थी, वरना मेरी जान को आ जाता। मेरा ख्याल है उन्होंने छुप कर हमारी बातें भी सुनी थी। ओहो, तो क्या? हाँ, फिर अचानक सब अंदर घुस आए। साफ तो नहीं कहा, लेकिन अंदाजा होता है कि उन्होंने बहुत कुछ सुन लिया था। उनकी बकवास से अंदाजा होता है। ओहो, लेकिन तुम्हारे दरमियान गुफ्तगू क्या हो रही थी? बको मत, तालूत होंठ भींच कर गुराया और मेरी हंसी छूट गई। तालूत खौनख्वार निगाहों से मुझे देख रहा था। ठीक है, चाहे दूसरों को सब मालूम है, मैंने शिकायती अंदाज में कहा। तालूत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिला रहा था। ये नगमा भी खत्म हो गया और फिर शायद इंट्रोल हो गया। अफशा ने सबको फ्रूट और मशरूब की दावत दी। फूल जड़ियां फूटने लगी। वैसे इतनी खूबसूरत। सब ने अफशा को मुबारकबाद दी। आपको भी पसंद आया ये प्रोग्राम या नहीं? उसने हम दोनों से पूछा। दूसरे लोगों ने जितनी दाद दी है, हमारी तरफ से उसे 10 से ज़रब दे लो, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। और आपका क्या ख्याल है साइम साहब? उसने मेरी तरफ देखा। ज़रब ही की बात है तो मेरी तरफ से आप 25 से ज़रब दे दें, मैंने जवाब दिया। ओहो, आप लोग बड़ी फराख दिली का सबूत दे रहे हैं। मैं मगरूर हो जाऊंगी। फ्रूट लीजिए ना। वो हमारे सामने बैठ गई और फिर उसने चौंक कर इधर उधर देखा। अरे शकीला कहाँ हो? यहाँ आओ भाई। अफशा के अंदाज में हल्की सी शरारत थी। तालूत ने सर खुजाया था, लेकिन वो फौरन संभल गया। वैसे मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं मोहतरमा, आप आदिल को साइन कहकर मुखातब कर रही हैं। वो बोला। हरगिज नहीं, अफशा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? कमाल है, तालूत ने कहा। अब कोई कमाल नहीं, अफशा शरारत से बोली। क्या मतलब? शकीला ने मुझे आपकी खास पहचान बता दी है, अफशा ने कहा, और तालूत सचमुच झींप गया। इस दौरान शकीला वहां पहुंच गई थी। क्या बातें हो रही हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। बस यूं ही पहचान की बातें हो रही थी। सच बताना शकीला, क्या तुम्हें कभी इन दोनों को पहचानने में कोई दिक्कत हुई? हाँ, इब्तिदा में कई बार, शकीला ने सादगी से कहा।
शुक्र है बात इब्तिदा की थी। अफशां ठंडी सांस लेकर बोली। क्या मतलब? शकीला ने पूछा। अब क्या मैं इतनी मतलबी हूँ कि हर बात मतलब से करूंगी? अफशां पूरी तरह शरारत पर आमादा थी। ओह, शकीला हंसने लगी। वैसे वाकई बड़ी अनोखी सिचुएशन है। फर्ज करो कोई शख्स किसी को चाहता है और उससे अजहारे इश्क कर देता है और उसका जवाब उसके हम शक्ल से मांगता है। मेरी एक दरख्वास्त है मिस अफशां, तालूत बोला। फरमाइए, अफशां ढटाई से बोली। आप अपने गले में कोई निशानी लटका लीजिए। ओह, आप फिक्र ना करें। आप अगर कभी गलतफहमी का शिकार हुए तो मैं बुरा ना मानूंगी और जल्दी से अपना नाम बता दूंगी। खैर, अब मेरी आंखें इतनी कच्ची भी नहीं होती हैं, तालूत ने तवील सांस लेकर कहा। ये ना कहें आदिल भाई, हम आपको धोखा भी दे सकते हैं। चैलेंज कर जो मुझे, तालूत ने कहा। जाने दें, हमें किसी को परेशान करने से क्या फायदा? क्यों शकीला? मुझे क्या मालूम, शकीला ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। क्या हुआ भाई, ये इंटरवल कब खत्म होगा? एहसान ने हाँक लगाई। बस एहसान भाई, अभी दूसरा दौर शुरू हो जाएगा, अफशां ने जवाब दिया और फिर वो चंद लम्हात की माजरत तलब करके उठ गई। तालूत शरारतमीज निगाहों से उसे जाते हुए देख रहा था। फिर उसने शकीला की तरफ रुख करके कहा, शकीला, तुम्हारा इस लड़की के बारे में क्या ख्याल है? कौन लड़की? शकीला जैसे किसी ख्याल से चौंक पड़ी। ओहो, कहाँ है आप? मैं भी चुप ना रहा। यहीं। हाँ हाँ सिमी, शकीला अहमकाना अंदाज में बोली। अफसोस, अच्छी खासी लड़की थी। कौन? शकीला बेदस्तूर घबराई हुई थी। शकीला की बात कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया और शकीला फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। मिस शकीला, आप इस शख्स की बातों पर तवज्जो मत दें, मैं आपसे अफशां के बारे में पूछ रहा था, तालूत ने कहा। बुलाऊं उसे? जी नहीं, तालूत ने गहरी सांस ली। आप बदहवास ना हो, मैं अभी हाजिर हुई। हाँ हाँ, आप तशरीफ रखिए, मैं गायब हुआ जाता हूँ, मैंने उठते हुए कहा और शकीला झींक गई। दफा हो जाओ, तालूत गुर्राया और मैं हंसता हुआ आगे बढ़ गया। मौसीकी का प्रोग्राम खासी रात गए तक जारी रहा। किसी बुजुर्ग ने बच्चों के मशागल में दखल नहीं दिया था। फिर जब सब थक गए तो मुतफ़क्का तौर पर प्रोग्राम बंद कर दिया गया और सब आराम करने अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। दूसरा दिन हस्बे मामूल था, लेकिन तनवीर साहब बाग की पिकनिक की तैयारियों में मशगूल थे। सुबह का नाश्ता घर पर ही किया गया और नाश्ते के फौरन बाद सब लोग गाड़ियों में सवार होकर बाग की तरफ चल पड़े, जहां तसद्दुक पहले ही पहुंच गया था। बिलाशुबा जिंदा दिल लोग थे। तनवीर साहब ने बेहतरीन इंतजामात किए थे, बुजुर्ग भी साथ साथ थे, लेकिन नवाब जलालुद्दीन और तनवीर साहब एक गोशे में शतरंज की बाजी लगाकर बैठ गए। नौजवानों के किसी शुगल में उन्होंने दखल ना दिया। कुछ लोग स्विमिंग कर रहे थे और कुछ सैरो तफरी। तालूत ना जाने कहाँ था, शकीला भी नजर नहीं आ रही थी। मैं सेब के एक दरख्त के नीचे खड़ा गर्दन उठाए खुश रंग सेबों को देख रहा था कि अफशां मेरे पास पहुंच गई। जी, उसने सवालिया अंदाज में पूछा। ओ फरमाइए मिस अफशां, उसे तन्हा पाकर मैं किसी कदर गड़बड़ा गया। क्या मतलब? अफशां हैरत से बोली। मतलब भी आप ही बता दें, मैंने एक गहरी सांस के लेकर कहा। क्या गड़बड़ है भाई? अफशां उलझे हुए अंदाज में मुस्कुरा दी। बेखुदा, मुझे नहीं मालूम, आपने मुझे बुलाया नहीं था। ये पैगाम किसने दिया आपको? आदिल भाई ने। तब ठीक है, मैंने हंसते हुए कहा, गोया आपने उन्हें बुलाया था और ये उनकी शरारत थी। बहरहाल मुझे ये शरारत पसंद आई। आप स्विमिंग नहीं करेंगे? पानी से डर लगता है? क्यों? डूब जाऊंगा। अरे नहीं, स्विमिंग पूल इतना गहरा नहीं है, अफशां ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद हम दोनों खामोश हो गए। मैं अपने आप को चुगद महसूस कर रहा था। दर्जनों लड़कियां मेरे नजदीक आ चुकी थीं, लेकिन खुद को इतना नर्वस पहले कभी महसूस नहीं किया था। आइए सैम साहब चलें। कहाँ? मेरी आवाज कैसे कहीं दूर से आई। स्विमिंग पूल पर अफशां की आवाज में हल्की सी लर्जश थी। ओह, अगर आप महसूस ना करें तो मैं कुछ वक्त दूसरों से अलग गुजारना चाहता हूँ। ओह, माफ कीजिएगा, गोया आदिल भाई की शरारत से आपको तकलीफ हुई। कैसी तकलीफ? मैंने बिला वजह आपकी तन्हाई में मदाखलत की। अगर नागवार खातर ना हो तो तशरीफ रखिए मिस अफशां, आपकी मदाखलत मेरे लिए नागवार नहीं है। अफशां खामोश हो गई।
उसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी आ गई, पलकें झुक गई थीं और वह मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। मेरी समझ में नहीं आया कि उससे क्या बात करूं। अच्छा खासा अहमक बन गया था और खामोशी भी बुरी लग रही थी। मेरा ख्याल है मिस अफशां, हम लोगों ने आपको खासा परेशान किया है। क्यों? अफशां बेसाख्ता बोली। भाई एक तरह से जबरदस्ती के मेहमान हैं। ये सिर्फ आपका एहसास है साइम साहब। बराहे करम मुझे बताइए कि आपने किसी के अंदाज में नागवारी महसूस की है? अरे नहीं नहीं अफशां साहबा, आप लोगों के बारे में ये सोचना भी गुनाह है, मैंने जल्दी से कहा। तब फिर आपके अल्फाज, बस यही अखलाकी तकाजा भी है कि ज्यादा बार ना बना जाए। मैं नवाब जलालुद्दीन और तनवीर साहब से इजाजत लेने की सोच रहा हूँ। अफशां ने गर्दन झुका ली, उसके होंठ कपकपाने लगे और मैंने उसकी आंखों में नमी देखी। आपको रोक भी किस तरह सकते हैं? हमारी आपकी हैसियत में बड़ा फर्क है। बदकिस्मती से हमारे पास कोई भी ऐसा जरिया नहीं कि हम आपसे रुक जाने के लिए कहें, वो लड़ती हुई आवाज में बोली। ओहो अफशां साहबा, आप संजीदा हो गईं। हाँ, इस तसव्वुर से दुख होता है कि आप ये रौनकें समेट कर ले जाएंगे। जाना तो होगा ही अफशां साहबा। अफशां तंद शायद खामोश रही, फिर बोली, शकीला में और मुझ में कितना बड़ा फर्क है। वो मेरी हम शक्ल है लेकिन खुशबख्त है। मैं उसकी शक्ल हासिल करके भी उस जैसी किस्मत ना पा सकी। क्यों? मैंने पूछा। अफशां के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। काश मुझे भी बचपन में अगवा कर लिया जाता। मैं बेबस होती, मजलूम होती, मेरे ऊपर तरस खाया जाता और फिर मुझे इस कदर अपनायत दी जाती कि मैं उसके बोझ तले दब कर रह जाती। काश मैं भी कोई राजहंस होती। आइए हम सब चलें। अभी नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अफशां की आंखों से आंसू लड़क पड़े थे। अरे अरे अफशां साहबा, ये क्या? शर्मिंदा न हो, आपके लिए जहमत बनी। वो उठ गई। सुनिए तो सही, बराहे करम सुनिए। जी वो रुक गई। क्या आप हमें जाने ना देंगी? कैसे रोक सकती हूँ? उसने डुबडुबाई निगाहों से मुझे देखा। कहें तो सही एक बार, रुक जाएंगे आप जिंदगी भर के लिए? साइम साहब, अफशां की शर्मगी आवाज उभरी। सच अफशां, आप कहिए तो सही। तो फिर रुक जाइए। अफशां ने रुख बदलकर दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। हमेशा के लिए? हाँ, उसने कहा और तेजी से दौड़ गई। मैं खामोशी से खड़ा उसे जाते देखता रहा। मैंने उसे आवाज ना दी। बस एक अजीब सी कैफियत मेरे जहन पर तारी थी। उम्र के इस दौर में ना था कि नौजवान की तरह दौड़कर उसे पकड़ लेता, बेकरारी से उसे आवाजें देता, मोहब्बत की बेचैनी का इजहार करता। औरत की दुनिया में नया इंसान ना था। बेशुमार लड़कियां करीब आई थीं, प्यार भरे जुमले भी सुने थे, अजहार इश्क के नत नए अंदाज भी देखे थे, लेकिन बदन के अंदरूनी हिस्सों में ये हल्की हल्की कसक इससे पहले बेदार ना हुई थी। किसी की शर्मगी आवाज ने रबो बपे में सरूर की ये लहरें ना दौड़ाई थी। दूर तक उसे देखता रहा और जब वो निगाहों से उजल हो गई तो दिल की एक तेज धड़कन ने उसे आवाज दी। कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए, आंखें उसकी तमन्ना करने लगी और जब हवास यकजा हुए तो मैं स्विमिंग पूल के नजदीक था। स्विमिंग पूल में अजीब तमाशा था। भाई खरबूज खान मूड में थे। साकत पानी पर आलती पालती मारे बैठे थे और किनारों पर खड़ा मजमा उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। मजमा में शकीला भी थी, तालूत की महबूबा, और महबूबा की मौजूदगी में सर विंस्टन चर्चिल भी दुनिया के सबसे बड़े अहमक नजर आए थे। चुनाचा अपना यार पानी पर पालती मारे बैठा था तो कौन सी बड़ी बात थी। मैंने अफशां को भी एक किनारे पर देखा और बेधड़क उसकी तरफ बढ़ गया। उससे इज्तनाब दूसरों पर अजहार बन जाता। अफशां ने भी मुझे देखा। हल्की सी घबराहट चेहरे पर उभरी। फिर उसने भी शायद मेरे ही अंदाज में सोचा और पुरसकून हो गई। ये क्या है साइम साहब? उसने स्विमिंग पूल की तरफ इशारा किया। आदल ही है, मगर ये पानी पर बैठे हुए हैं। इसने तैराकी का आला तरीन एजाज हासिल किया हुआ है हमारी रियासत में। लेकिन ये तैराकी की कौन सी किस्म है? अफशां हैरत से बोली। कुछ भी नहीं है ये तो। अगर आप कहें तो वो पानी पर दौड़ सकता है, मैंने बड़े वसोक से कहा। मैं नहीं मानती साइम साहब। क्यों? मुझे बताइए, मेरा लिबास खुद ब खुद कैसे बदल गया? शकीला ने मेरी जगह कैसे ले ली? और फिर वो अनोखे वाकयात
अफशा ने उलझे हुए अंदाज में कहा। अरे हम लोग काले जादू के माहिर हैं। जी नहीं, सफेद जादू के। अफशा एक प्यार भरी मुस्कुराहट से बोली। क्यों? मैंने पूछा। अगर आप काले जादू के माहिर होते तो काले होते। ओह, मैं हंसने लगा। उसी वक्त तालूत की निगाह हम दोनों पर पड़ गई और वह उछलकर पानी पर खड़ा हो गया। फिर तेजी से दौड़ता हुआ किनारे तक आया जहां हम दोनों खड़े थे और उछलकर किनारे पर चढ़ आया। जी जी, मेरा नाम अफशा है, अफशा बरजस्ता बोली। ओ खुदा का शुक्र है, तालूत ने कहा और वो दोबारा पानी में छलांग लगा दी। अफशा हंसी ना रोक सकी थी, मैं भी कहके लगाता रहा। जब दूसरे लोग हैरानों परेशान खड़े थे, तालूत अब बाकायदगी से पानी में तैर रहा था और फिर वो दूसरे किनारे पर निकल आया। सब लोग उसके गिर्द जमा हो गए। हम दोनों भी टहलते हुए दूसरे लोगों के पास पहुंच गए। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, ये जादू है, तनवीर साहब कह रहे थे। पानी पर चलना इंसानी कारनामा नहीं हो सकता। ताज्जुब है तनवीर साहब, इसका मकसद है कि आपके यहाँ के तैराक सिर्फ पानी के नीचे ही जा सकते हैं। अरे हमारी रियासत के तैराक तो पानी पर बांस खड़े करते हैं और उन पर करतब दिखाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं। मैं पानी पर सर के बल दौड़ सकता हूँ, तालूत ने कहा। तब फिर तुम्हारी रियासत जिन्नों की रियासत ही हो सकती है, तनवीर साहब मुस्कुराते हुए बोले और मैंने एक गहरी सांस ली। आपका ख्याल किस कदर हकीकी है मोहतरम, ये आप नहीं जानते, मैंने दिल ही दिल में सोचा। काफी देर तक वो लोग तालूत की इस तैराकी पर हैरत का इजहार करते रहे। बहरहाल उसके बाद दूसरे प्रोग्राम शुरू हो गए, जिनमें खाने पीने का प्रोग्राम भी शामिल था। वैसे बदमाश तालूत बार बार मेरी और अफशा की शक्लें देख रहा था, जैसे कोई अंदाजा लगाने की फिक्र में हो, लेकिन हम दोनों ने अपने चेहरे इतने नॉर्मल कर लिए थे कि कोई अंदाजा लगाना नामुमकिन था। बहरहाल उसे शुबा जरूर था। तन्हाई मिलते ही वो मेरे सर पर सवार हो गया। रिपोर्ट खैरियत? मैं कहता हूँ रिपोर्ट, तालूत होंठ भींच कर बोला। किस सिलसिले में बंदाए खुदा? आरफ, मुझसे अड़ने की कोशिश मत करो। क्यों मुझे गुस्सा दिला रहे हो? अभी तुम्हारी जुबान सब कुछ उगल देगी। अजीब मनहूस आदमी हो, मैंने दांत पीसते हुए कहा। कोई राज नहीं रहने देते। राज के बच्चे, मैंने उसे तेरे पास भेजा था, तालूत बोला। जी हाँ, मेहरबानी। ये देखो, तालूत ने अपनी एक उंगली उठाई और मेरी निगाहें बेसाख्ता उसकी उंगली की तरफ उठ गईं। तब अचानक मैंने अपने जहन में सन्नाटा महसूस किया और फिर जैसे मेरे हलक से कोई अजनबी आवाज निकली। वो मेरे पास आई थी तो मैंने उससे कहा कि हमने उसे खासा परेशान किया है। उसने जवाब दिया कि ये सिर्फ आपका एहसास है और वो फिर रोने लगी। उसने कहा कि हम यहाँ की रौनकें ले जाएंगे। उसने ये भी कहा कि शकीला खुशकिस्मत है कि हमारे साथ है। उसने आरज़ू की कि काश वो भी हमारे साथ रह सकती। उसने कहा कि मैं जिंदगी भर उसके साथ रहूं। मेरे जहन ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था, लेकिन मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैं ये सब कुछ तालूत को नहीं बताना चाहता था, लेकिन मेरी जुबान से बेसाख्ता सारे अल्फाज निकल रहे थे और तालूत हकीमाना अंदाज में गर्दन हिला रहा था। बस उसने अंगूठा उठा दिया और मेरी जुबान जैसे उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो गई। मुझे एहसास था, मुझे याद था कि मैंने उससे क्या कहा है। मैंने तालूत की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था। ये अच्छी बात नहीं है, मैं झल्ला कर बोला। मैंने क्या किया है? तालूत ने मासूमियत से कहा। मैं कह चुका हूँ कि ये अच्छी बात नहीं, और ये अच्छी बात थी कि तुम दोस्ती का दावा भी करते हो और अपनी बातें भी छुपाना चाहते हो। यार तुम तो अहमक हो। ठीक है, मुझे अफसोस है, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा तुम्हारे मामलात में मुदाखलत नहीं करूँगा। तालूत मुड़ा और आगे बढ़ गया। मैं खामोश खड़ा रह गया और फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैंने वाकई तालूत से ज्यादती की है। मुझे ये लहजा नहीं इख्तियार करना चाहिए था, और फिर उस बेईमान से तो कुछ छुपाना भी हमाकत है। भला उससे कौन सी बात छुपी रह सकती है? मैं तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन तालूत निगाहों से उजल हो गया। नवाब जलालुद्दीन और तनवीर साहब खड़े हुए गुफ्तगू कर रहे थे। मैं भी उनके पास पहुंच गया। क्या ख्याल है साइम मियाँ, वापस चलें? जैसे आपकी मर्जी। जलाल भाई कह रहे हैं कि मैं उन्हें अपने घोड़े दिखाऊं। आप लोग पसंद करेंगे? क्यों नहीं पसंद करेंगे? मेरी बजाय नवाब जलालुद्दीन बोले। जरूर जरूर, आदिल को भी साथ ले लिया जाए। तब फिर आइए, बाकी लोग बदज़ौक़ हैं, घोड़ों को क्या समझेंगे? तनवीर साहब ने कहा और हम तीनों तालूत को तलाश करने लगे।
तालूत दूसरे लोगों के साथ ही मिल गया। आइए आदिल मियाँ, जरा तनवीर के घोड़े देखने चल रहे हैं। नवाब साहब ने उसे दावत दे दी। जी बेहतर, तालूत संजीदगी से बोला। फिर तनवीर साहब ने दूसरे लोगों से वहीं इंतजार करने के लिए कहा और तसद्दुक को साथ लेकर एक जीप की तरफ चल पड़े। तसद्दुक ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और हम चारों पीछे बैठ गए। ज्यादा फासला ना तय करना पड़ा। बाग से कुछ ही फासले पर एक इमारत में तनवीर साहब का अस्तबल था। 10-11 घोड़े थे, खासे थे। मुझे या तालूत को भला घोड़ों की क्या पहचान। हम अगर चाहते तो एक गधे को भी डरबी का इनाम दिला सकते थे। तालूत ख्वामखा घोड़े के बारे में बकवास कर रहा था। गो वो मुझसे नाराज था, लेकिन इस खफगी का अजहार दूसरों पर नहीं करना चाहता था। वैसे उसका मूड शरारत का ही था। चुनाचा एक मरियल से घोड़े के सामने वो रुक गया। ओहो नवाब साहब, उसने नवाब जलालुद्दीन को मुखातब किया। हाँ हाँ खैरियत, नवाब साहब बोले। इस घोड़े को देखा आपने? हाँ, नवाब साहब हंस पड़े। मेरा ख्याल है तनवीर ने इसे दूसरे घोड़ों का हौसला बढ़ाने के लिए खरीदा है। क्या आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं नवाब साहब? तालूत ने तअज्जुब से कहा। अम्मा तो इस खच्चर को यहाँ बांधने की वजह तुम्हारी समझ में आती है, नवाब साहब बोले। भाई दरअसल ये मेरा साइंस का घोड़ा है। अगर वो इस पर बैठकर कभी कभी शाहसवार बनने की कोशिश करता है, ना जाने बेवकूफ कहाँ से खरीद लाया। मेरे घोड़ों के साथ बांध कर उनका अखलाक भी तबाह कर रहा है। अभी बुलाता हूँ बदबख्त को और उसे खुलवाता हूँ यहाँ से, तनवीर साहब झल्लाए हुए लहजे में बोले। तअज्जुब है, आप दोनों हजरात की एक ही राय है, तालूत ने मुंह फाड़कर कहा। क्या कहना चाहते हो भाई? नवाब जलालुद्दीन बोले। माफ कीजिएगा नवाब साहब, आप इस घोड़े को नहीं समझ सके, तालूत मायूसी से बोला। ओहो, गोया ये भी समझने की चीज है। जी हाँ, शायद अपनी नस्ल का ये आखिरी घोड़ा है। बहुत खूब, नवाब साहब हंस पड़े। आप हंस रहे हैं, मैं कहता हूँ मालूम कीजिए साइंस से कि ये उसे कहाँ से मिल गया। तालूत इंतहाई संजीदगी से ये तमाम बातें कर रहा था। अरे कोई छोड़ गया होगा मुसीबत समझकर, 150 रुपए दे दिए होंगे उसने। क्यों तनवीर? नवाब जलालुद्दीन बोले। गोया रेस के लिए इसकी तरबियत भी नहीं हुई होगी, ये रेस में दौड़ेगा। नवाब साहब हंस पड़े। किबला नवाब साहब, तालूत ने होंठ भींच कर कहा, सिर्फ एक हफ्ते के लिए ये घोड़ा मेरे हवाले कर दें और उसके बाद सारे मुल्क में चैलेंज कर दें। अगर कोई इसे हरा सका तो हमेशा के लिए खुद को घोड़ों का माहिर कहना छोड़ दूंगा, तालूत ने कहा। और दोनों बुजुर्ग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। क्यों भाई, क्या ख्याल है? नवाब जलालुद्दीन बोले और तनवीर साहब हंस पड़े। क्या अर्ज करूं? उन्होंने हंसते हुए कहा। किबला, ठीक एक हफ्ते के बाद अगर कोई घोड़ा इस घोड़े को हरा सका तो मैं उसके मूल मालिक की खिदमत में 1000 घोड़े पेश करूंगा, तालूत इंतहाई संजीदगी से बोला। है कोई इस घोड़े को हराने वाला? और फिर रेस कोर्स में अगर शमशीरुद्दौला के घोड़े भी हों तो? तालूत के चेहरे पर बेपनाह संजीदगी तारी थी, लेकिन घोड़े की हैबत देखकर उसके बारे में रेस के ऐसे शानदार घोड़े का तस्वर करने से ही हंसी ना रुक सकती थी। और तालूत के अल्फाज को एक शरारत अमीर तंज के अलावा और कुछ नहीं समझा जा सकता था। लेकिन जाहिर है मैं इन अल्फाज को शरारत नहीं समझ सकता था। तालूत था। वो चाहता तो किसी गधी को भी डरबी जिता सकता था। बहरहाल दोनों बुजुर्गों की समझ में नहीं आया कि इस दिलचस्प बात को हकीकत समझे या मजाक, लेकिन तालूत की संजीदगी भी उन्हें उलझा रही थी। फिर क्या ख्याल है, क्या मुझे इसकी तरबियत की इजाज़त मिल जाएगी? चंद मिनट के बाद तालूत ने पूछा। ओहो, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, ना सिर्फ ये बल्कि सारे घोड़े आपकी नज़र आदिल मियाँ, तनवीर साहब ने जवाब दिया। नहीं, मुझे सिर्फ ये कीमती घोड़ा दरकार है। हाँ, जरा उस शख्स को बुलवाइए जिसके बारे में आपने फरमाया था कि उसे लाने वाला वो है। अच्छा, तनवीर साहब ने कहा और तसद्दुक को साइंस को बुलाने भेज दिया। मैं इस नायाब घोड़े का शजरा मालूम करना चाहता हूँ, तालूत बोला। मुझे यकीन है किसी गधे की जुदानी तबाह का नतीजा निकलेगा, तनवीर साहब बोले और नवाब जलालुद्दीन ने जोरदार कहका लगाया। नवाब साहब, मुझे आप पर हैरत है, तालूत ने कहा। आप घोड़ों के सिलसिले में अच्छी खासी महारत रखते हैं, आप भी इसका मजाक उड़ा रहे हैं। घोड़ों के बारे में, सिर्फ घोड़ों के बारे में, गधों पर मैंने कोई रिसर्च नहीं की, नवाब साहब बेदस्तूर हंसते हुए बोले। वैसे तनवीर, तुमने किसी को इतनी संजीदगी से मजाक करते देखा है? बेहतर है नवाब साहब, मैं इस घोड़े की तरफ से हर चैलेंज कबूल करूंगा, बस अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा, तालूत ने गुस्सीले अंदाज में कहा और सब हंसते रहे। चंद मिनट के बाद साइस आ गया। उसने झुक कर सलाम किया और फिर वो एक तरफ अदब से खड़ा हो गया। तालूत ने उसकी तरफ देखा और बोला,
ये घोड़ा तुम्हारा है? जी जी सरकार, साइंस ने जवाब दिया। कहाँ से हासिल किया था? मुझे इसके बारे में तफसील बताओ। जी सरकार, वो हमारा एक वाकफकार है रमजानी, यक्का चलाता है, 3 साल से उसके पास था और उसके दाल दलिए का सहारा था। फिर एक दिन इसकी टांग में कुत्ते ने काट लिया और जख्म खराब होता गया। रमजानी उसे चलाता रहा और जब बिल्कुल ही ना चल सका तो वह मायूस हो गया और एक दिन उसने मुझसे कहा कि इसका जो भी मिल जाए बिकवा दूं। लंगड़ा घोड़ा कौन खरीदता साहब? मैंने 2-4 आदमियों से बात की, कोई 50 भी देने को तैयार ना हुआ, मगर रमजानी की हालत खराब थी। उसके बच्चे भूखे मरने लगे। थोड़े से पैसे उसके पास थे, लेकिन उनसे वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था। हमने उसकी मदद की सरकार और 75 रुपए उसे दे दिए। यही हम कर सकते थे। उसका काम चल गया और उसने जबरदस्ती उसे हमें दे दिया। उसने कहा कि वैसे भी वो उसे छोड़ देगा, कहाँ से खिलाएगा इस बेकार जानवर को, तो हम इसे ले आए। हमने सोचा हम इसका इलाज करेंगे और हमारी किस्मत कि इसका जख्म ठीक हो गया। अब तो ये खूब चल लेता है सरकार। हमारी गांव थोड़ी दूर है, जब हम वहां जाते हैं तो इसी पर सवार होकर जाते हैं, साइंस ने सादगी से कहा। उफ, इस नायाब घोड़े की ये बेकदरी, यकीनन इसके साथ जबरदस्त नाइंसाफी हुई है। ये 3 साल तक यक्के में जुटा रहा, तालूत ने कहा। नवाब साहब और तनवीर साहब बेसाख्ता कहके लगा रहे थे। तुम ये घोड़ा बेचोगे साइस? तालूत ने उन्हें नजरअंदाज करके पूछा। इसकी क्या कीमत है सरकार? खादम है आपके, क्या कीमत लोगे इसकी? कुछ भी नहीं माई बाप, ये है किस काबल? ओह बेवकूफ, इस अजीम मरतब घोड़े की तौहीन मत करो। तुम क्या जानो इसके बारे में? गरीब रमजानी को भी जबरदस्त खसारा हुआ, लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी कीमत मुकर्रर करता हूँ साइम भाई। आपकी जेब में 20,000 रुपए होंगे? तालूत ने अचानक मुझसे पूछा और मैं बुखला गया। क्या? नवाब साहब और तनवीर साहब भीख वक्त बोले। ओह मैं पैसे तो नहीं लाया, मैंने जेबें टटोलते हुए कहा। आप इतने कलाश कब से हो गए साहिम भाई? आपकी जेबों में 10-20 हजार भी ना निकले। देखिए तो सही। तालूत के लहजे में एक खास अंदाज था। मैंने तवील सांस लेकर जेबें टटोली और भला मेरी जेबों में गुड़ियां क्यों ना होती। मैंने वो गुड़ियां निकाल ली। तालूत ने उन्हें मेरे हाथ से उचक लिया था। ये 10,000 रुपए रमजानी को भिजवा दो। किसी गरीब की गुर्बत से नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। उसे उसके माल की कीमत मिलनी ही चाहिए। आदल, तनवीर साहब बेचैन होकर बोले। और ये 10,000 तुम्हारे। मेरा ख्याल है कि घोड़े की खिदमत करके इसे ठीक करने का ये मुआवजा कम नहीं है। तालूत ने तनवीर साहब के एहतजाज पर तवज्जो दिए बगैर कहा। साइस का रंग फक हो गया था, उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने इस अंदाज में एक एक की शक्ल देखी जैसे सब उसका मजाक उड़ाने आए हों। क्यों, ये रकम कम महसूस हो रही है? फिर तुम बता दो भाई, क्या लोगे? तालूत साइंस से बोला। आदल मियाँ, ये गलत है। नहीं, ये गलत है। घोड़ा आपकी नजर किया जा चुका है। बराहे करम पैसे वापस ले लें। तनवीर साहब ने आगे बढ़कर मुदाखलत की। ओह, गोया आपको ये सौदा मंजूर नहीं? तालूत बोला। सौदे का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये रकम मैं इसे इसी कीमत पर खरीदूंगा। अगर आपने कोई दूसरा तरीका इख्तियार किया तो फिर मैं इसे कबूल नहीं कर सकूंगा। माफ कीजिए, मुझे हमेशा ये एहसास रहेगा कि ये घोड़ा बेहसियत है। लेकिन सुने तो सही, इसने उसे 75 रुपए में खरीदा है। ये इसकी हमाकत है, मेरी नहीं। अच्छा, आपकी तरफ से मैं इसे अदायगी कर दूंगा। एक ही बात है तनवीर साहब, बराहे करम इस मामले में मुदाखलत ना करें, लेकिन ये अच्छी बात नहीं। ओ हाँ, शायद आप नाराज हो गए। ये ठीक है, मुझे आपके अस्तबल में आकर खरीदो फरोख्त नहीं करनी चाहिए थी। खैर सुनो, इस बार उसने साइंस को मुखातब किया। अगर तुम ये घोड़ा इस कीमत पर फरोख्त करना चाहो तो यहाँ से बाहर आकर मुझसे बात कर सकते हो। तनवीर, नवाब जलालुद्दीन ने मुदाखलत की। जी भाई साहब, जो हो रहा है होने दो और खुशी से होने दो। लेकिन भाई साहब, ये इस घोड़े की कीमत है। साइम भाई, तालूत ने मुझे पुकारा। फरमाइए। एक गुड्डी और होगी। यकीनन। मैंने जेब में हाथ डालकर एक गुड्डी और निकाल ली। 15-15 हजार रुपए दोनों के। अब तो ठीक है तनवीर साहब। तनवीर, मैं कहता हूँ मुदाखलत मत करो, नवाब जलालुद्दीन बोले। शहजादों को जो चीज पसंद आती है वो उसे शायाने शान कीमत अदा करके ही खरीदते हैं। ले लो मियाँ, ये रकम ले लो, लेकिन रमजानी को 15,000 आज ही पहुंच जाने चाहिए। उससे मालूम कर लिया जाए, नवाब जलालुद्दीन बोले। और तनवीर साहब खामोश हो गए। नोट लेते हुए साइंस बुरी तरह तड़प रहा था। तब तालूत ने कहा, हाँ, आपसे एक रायत जरूर तलब करूंगा तनवीर साहब।
हाँ हाँ जरूर, तनवीर साहब फंसी फंसी आवाज में बोले। ये घोड़ा यहाँ पर ही रहेगा, मैं यहाँ आकर ही इसकी तरबियत करूंगा और इसे आइंदा रेस के लिए तैयार करूंगा। जरूर जरूर, इसमें पूछने की क्या बात है। तो भाई आज से तुम इसकी खसूसी निगरानी करोगे और इसके लिए जो ग़िज़ा तजवीज़ करूं उसे बाकायदगी से दोगे। तालूत साइंस से बोला। साइंस की आवाज़ ही बंद हो गई थी। आइए नवाब साहब चलें, तालूत ने कहा और सब वापस चल पड़े। तनवीर साहब बेहद संजीदा हो गए। रास्ते में नवाब जलालुद्दीन ने उनकी शक्ल देखी और हंस पड़े। क्या हो गया तनवीर? उन्होंने मज़का खेज अंदाज में पूछा। कुछ नहीं भाई साहब। मियाँ अहमक हो निरे, नवाब साहब बोले। क्या तुमने नहीं सुना था कि साइंस ने क्या कहा था? क्या? तनवीर साहब चौंक कर बोले। उसने कहा था कि रमजानी के पास दूसरा घोड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। क्या 15,000 से उसकी जिंदगी नहीं सुधर जाएगी? और क्या तुम्हें साइंस अपने सारे दुख दूर नहीं कर लेगा? क्या तुम्हारे ख्याल से मैं अहमक हूँ बिला वजह इन लोगों के साथ गुन गाता रहूं? खुदा की कसम, मैंने इन लोगों के साथ जो कुछ किया है उस पर जिंदगी भर शर्मिंदा रहूंगा, तनवीर साहब ने जज्बाती लहजे में कहा। आप ज्यादती कर रहे हैं नवाब साहब, तालूत ने मुदाखलत की। क्या आदल मियाँ, ये गुफ्तगू करके आप मेरे अजीम उल मुरत्तब घोड़े की तौहीन कर रहे हैं। ओहो माफी चाहता हूँ, नवाब हंसते हुए बोले। तनवीर साहब भी थकी थकी सी हंस रहे थे। हम वापस उसी जगह पहुंच गए जहां से चले थे। तमाम लोग हमारे मुंतज़िर थे और बोर हो रहे थे। बहरहाल वापसी का प्रोग्राम बना और इस तरह ये दिलचस्प पिकनिक खत्म हो गई। लेकिन हमारी मौजूदगी और नवाब साहब के आ जाने से हर वक्त कहके रहते थे, पिकनिक की जगह हो या कोई और जगह, दिलचस्प प्रोग्राम बनते रहते। खास तौर पर जब से अफशां से मेरी बात हुई थी, ना जाने क्यों मेरा दिल भी यहाँ लगने लगा था। हालांकि मेरी कैफियत से आप बखूबी वाकिफ हैं। दुनिया की सारी दिलचस्पियाँ हासिल हो चुकी थीं और औरत मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। औरत ही तो मेरी जिंदगी में कांटे बोए थे और सच बात यह है कि औरत ही मेरी जिंदगी में नए मोड़ लाई थी, वरना शायद आज तक मैं अजमत बरादर में क्लर्क होता। लेकिन आज फिर औरत मुझे अजनबी लग रही थी। आज फिर मेरे दिल में वो पाकीज़गी और तकद्दुस लिए जलवागर हो गई थी। आज फिर मैंने अफशां की आंखों से लड़कते हुए मोतियों में मोहब्बत पाई थी। देखिए ये मोहब्बत रास भी आती है या नहीं। और बहरहाल तालूत की बदमाशी थी, उसने मुझे ज़बरदस्ती इश्क करवाया था और फिर बदमाश ने किस चालाकी से मेरे मुंह से सब कुछ उगलवा लिया था। लेकिन ना जाने क्यों उसके बाद अचानक ये दुनिया ज़्यादा हसीन लगने लगी। मुझे तालूत की नाराज़गी का एहसास था और बहरहाल मैं उसे नाराज़ नहीं रखना चाहता था। चुनाचा जो ही मौका मिला मैंने उसे घेर लिया। तो आप मुझसे नाराज़ हैं? मैंने पूछा। जी नहीं, तालूत मुंह फुलाकर बोला। यार वाकई नाराज हो गए, मैंने उदास लहजे में कहा और तालूत चौंक कर मुझे देखने लगा। उल्लू बना रहे हो? उसने कहा। नहीं तालूत, मैं तुम्हारी नाराजगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खुदा की कसम, दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा है भी कौन? और अगर तुम नाराज हो गए तो माफी चाहता हूँ। यकीन करो तुम्हारे कहने से तो मैं इस हमाकत पर आमादा हो गया हूँ, वरना औरत मेरी जिंदगी में जो हसीयत रखती है तुम्हें मालूम है। तुम अच्छी तरह जानते हो तालूत, औरत ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया था। जेल में सड़ रहा होता या फिर फांसी पा चुका होता। मेरी तो पूरी जिंदगी ही दूसरों के सहारे गुजरी। अगर तुम मुझे ना संभाल लेते तो औरत मुझे कहाँ पहुँचा चुकी होती। इसलिए किसी के मामले में संजीदा होने को तैयार ना था। अफशां ऐसी नहीं है, तालूत ने कहा। मैं उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुम खुद मेरे जख्मों का एहसास क्यों नहीं करते? मुझे एहसास है, बस यही बात थी कि मैं किसी मामले में संजीदा होना नहीं चाहता। जब यूसुफ इब्रान संजीदा हो गया है तो तुम्हें भी संजीदा होना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी बात से कब इनकार किया है तालूत, मगर यार ये ज़बरदस्ती का इश्क नहीं चलेगा। तुम्हें संजीदा होना पड़ेगा। और अगर कुछ और जख्म मिल गए तालूत तो मेरा ख्याल है नहीं मिलेंगे। खुदा की कसम वो लड़की बहुत अच्छी है। हाँ मुझे एहसास है। बस तो फिर तो हम्माद को जहन से निकाल दो। पूरी दिल जमी से इश्क करो कि इश्क ही जिंदगी है, इश्क ही खुदा है। इश्क इश्क सिर्फ इश्क, बाकी दुनिया फालतू है, बेकार, बिल्कुल बेकार। कर तो लिया भाई, अब तो नाराज नहीं है। अरे मेरी जान, मैं तुझसे नाराज हो सकता हूँ। तालूत ने मुझे खींच कर सीने से लगा लिया और उसी वक्त कमाल ने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, कौन है? कासद। कमाल अंदर दाखिल होकर मुस्कुराते हुए बोला।
क्या पैगाम है, किसका पैगाम है? खाने की मेज पर इंतजार हो रहा है, कमाल ने जवाब दिया। अरे खाने का वक्त हो गया, तालुत चौंक कर बोला, और हम दोनों कमाल के साथ कमरे से निकल आए। यहाँ खाने पीने की मसरूफियत कुछ ज्यादा ही रहती है, रास्ते में तालुत ने कहा, और कमाल हंसने लगा। खाने की मेज पर हमारे अलावा सब पहुंच चुके थे। नवाब साहब वगैरह ने मुस्कुराते हुए हमारा खैर मकदम किया। सब दिलचस्पी से हमारी तरफ देख रहे थे। बैठो भाई, इस वक्त तुम्हारे गधे का तज़किरा हो रहा था, नवाब साहब मुस्कुराते हुए बोले। अरे बेटे, ये दौलत क्यों लुटाते फिर रहे हो? सुना है तुमने 30,000 का एक गधा खरीदा है। बड़ी माँ हमारी तरफ देखते हुए बोली। नहीं बड़ी माँ, वो एक मजलूम घोड़ा था। आप देखिए ना, बाद औकात आला खानदान के लोग अपनी मजबूरियों के हाथ इस कदर लाचार हो जाते हैं कि खुद उन्हें अपनी आला नस्बी पर शक होने लगता है। दूसरे लोग उन्हें खातिर में नहीं लाते। अगर आप उन्हें पहचान कर उन्हें उनकी सही जगह दे दें तो क्या ये बुरी बात है? तालुत ने कहा। हरगिज नहीं, बड़ी माँ बोली। बस मैंने उस सितम रसीदा घोड़े के साथ यही किया है, तालुत ने कहा, और सितम रसीदा घोड़े पर सब हंस पड़े। अफसोस आप इस घोड़े की अजमत नहीं पहचान सके, लेकिन खैर, ना घोड़ा दूर है ना मैदान, तालुत संजीदगी से बोला, और सब हंसते रहे। वो तो ठीक है भाई, लेकिन तुमने मेरे हाथ से साइंस निकलवा दिया, तनवीर साहब बोले। क्या मतलब? अरे उसकी जेब में 15,000 रुपए हैं, अब वो घोड़ों को क्या खातर में लाएगा? ये रकम उसे कहीं और से भी मिल सकती थी। क्या आप तकदीर के कायल नहीं? हूँ भाई, अच्छी तरह हूँ, और तुमसे बहस भी नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है खाना शुरू किया जाए, तनवीर साहब ने कहा, और खाना शुरू हो गया। खाते खाते मेरी निगाह अफशा की तरफ उठ गई और मेरे जहन में सरूर की हल्की सी लहर दौड़ गई। अफशा मेरी तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा खमार था जो उससे कबल नहीं देखा था। मुझसे निगाहें मिलते ही उसके होंठ शर्मगी अंदाज में खींच गए और निगाहें झुक गईं। हाँ, मैंने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए कहा, खातून, शायद आपकी जिंदगी में मोहब्बत का खेल पहली बार ही आया हो, लेकिन मैं ये शर्म, ये मुस्कुराहट कई बार देख चुका हूँ, और इसके बारे में मेरा तजर्बा खासा वसी है। कुछ अच्छे ख्यालात नहीं रखता, खुदा के वास्ते आप मेरे इन ख्यालात की तजदीद ना करें, बल्कि जब कदम बढ़ाया है तो किसी मंजिल तक ही पहुंचा दें, वरना इसके बाद खुद को जीने के लिए तैयार ना कर सकूंगा। ऐसा ना हो कि आप ही मेरी मौत का सबब बन जाएं। खाना जारी रहा और फिर खत्म हो गया। सब लोग उठ गए। यहाँ के लोगों में ये उम्दा बात थी कि उम्र के तयन के साथ ही साथी मुतयन कर लेते थे। हालांकि तनवीर साहब और नवाब जलालुद्दीन हम दोनों से काफी बेतकल्लुफ थे, लेकिन वक्त को मद्देनिगाह रखते हुए वो जबरदस्ती हमें घुसने की कोशिश नहीं करते थे। इस वक्त भी नौजवानों को तनहा छोड़ दिया गया और हम लोग एक ग्रोह की शक्ल में जमा हो गए। हाँ तो खिबा तीनों हजरात, क्या हुक्म है? अफशा ने सब की तरफ बारी बारी देखते हुए कहा। और तुम्हें हुक्म कौन दे सकता है? सीमी मुस्कुराती हुई बोली। नहीं सीमी बाजी, प्लीज बताइए क्या मूड है पैबलक का? किसके बारे में भाई? कल के प्रोग्राम की तजदीद की जाए या कोई और प्रोग्राम? पैबलक की राय तो पैबलक ही से पूछनी चाहिए। भाई मेरा तो ख्याल है आज हम लोगों ने खासी आवारागर्दी की है, थकन भी सवार है। क्यों ना आज इस खूबसूरत प्रोग्राम को जहन में बसाए हुए बिस्तरों में पहुंच जाएं और इसी के ख्वाबों में सो जाएं। वैसे ये इस नाचीज की जाती राय है, और अगर खिबा तीनों हजरात का इस पर इत्तफाक ना हो सके तो खादम हर प्रोग्राम में शामिल है, एहसान ने कहा। मेरा ख्याल है एहसान साहब की राय दुरुस्त है, तालुत फौरन बोला। बस तो फिर तय, खुदा हाफिज, अफशा ने कहा, और तमाम लोग एक दूसरे को शब बखार कहकर अपने कमरों की तरफ चल पड़े। ऐसा लगता था जैसे सब की दिल्ली ख्वाहिश यही हो। इसकी वजह थकन ही हो सकती थी। मैं और तालुत अपने कमरे में वापस आ गए, लिबास तब्दील किए और मसहरियों पर पहुंच गए। तालुत किसी ख्याल में गुम था, मैं भी खामोश लेटा रहा। काफी देर के बाद तालुत ने गर्दन उठाई। आरफ के बच्चे बाद नहीं आओगे? खैरियत? मैंने हैरत से पूछा। दफा नहीं होगे यहाँ से? अरे अरे क्या हो गया तुम्हें? बात मेरी समझ में नहीं आई थी। अबे तू क्या सोने के लिए मैंने सबको भगाया है? तालुत झल्ला कर बोला। ए जिनजादे, बेखुदा तेरी बात मेरी समझ में नहीं आती, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। तो ए आदमजाद तू भी गौर से सुन ले, मैंने कोई तरबियत गाहे इश्क नहीं खोली। तू जिस अनाड़ीपन का मुजाहरा कर रहा है उससे अजहार होता है कि तूने सिर्फ लड़कियों से फ्लर्ट किया है, इश्क नहीं। और तेरे साथ लड़कियों ने जो सलूक किया है उसमें ना उनका कोई कसूर बल्कि सारा कसूर तेरा है। जी हाँ ठीक है, मुमकिन है ऐसा ही हो।
लेकिन अब बकवास करें कि क्या मकसद है। यार खुद भी गौर किया कर, दिन में शकीला से कोई खास गुफ्तगू नहीं हो सकी। ये कम वक्त लड़कियां और लड़के बड़ी खौफनाक निगाहें रखते हैं। कम वक्त दिन भर हमें ही ताड़ते रहे। चौंका इनके मनहूस कानों में भिनक पड़ चुकी है। दर्जनों बार उन्होंने मुझे और शकीला को तन्हाई का मौका दिया और खुद ताक में रहे कि हमारी गुफ्तगू सुन सकें। लेकिन बहरहाल तेरा यार इतना अहमक भी नहीं है और तू यूं कहे इसलिए ये तकरीर झाड़ी जा रही है। नहीं यार समझा कर, बात सिर्फ मेरी नहीं है, तेरी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, मैंने जवाब दिया। बकवास मत कर कि आज ही फेल हो जाना चाहते हो। क्यों? क्या तुम्हारे ख्याल में उसे आसानी से नींद आ जाएगी? किसे? अफशा को? क्यों? क्या वो बेख्वाबी की मरीजा है? देखो आरफ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें चाहिए उसके कमरे की अकबी खिड़की पर जाओ, दस्तक दो और उसे बाग में चलने की पेशकश करो। वो अनाड़ी है उस्ताद, रहे नाजन के जिन, पहले ही मरहले पर मरवा दोगे। क्या मतलब? साजदादे खुश नसीब हो कि रेडीमेड इश्क मिल गया। कुछ कोशिशें करना पड़ती तो यकीनन मुंह की खाते। अरे वो एक शरीफ लड़की है और ये हरकत कतई गैर शरीफाना। क्या सोचेगी वो अपने दिल में? मैंने कहा बस यही सोचेगी कि अजीब आशिक मिला है जो दिन भर इत्मीनान से तारे गिनता है और रात को आराम से सो जाता है। कुछ भी सोचे, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वैसे क्या शकीला यहाँ आएगी? क्यों नहीं आएगी? मैं कोई कच्चा आशिक हूँ। ठीक है, तब मैं बाग में चला जाता हूँ। यार बुरा तो नहीं मानेगा। तलूत झीमते हुए अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला और मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। फिर मैं कमरे से निकल आया। इसको मोहब्बत की बातें थी, मैं दरमियान में क्यों दखल देता? वैसे दोनों के किरदार में पूरी तरह मुतमिन था। तालूस एक ठोस किरदार का नौजवान था और शकीला इंतहाई पाकीज़ा फितरत। उन दोनों की तन्हाई में शैतान कभी नहीं दाखिल हो सकता था। चुनाचा मैं बाग की तरफ चल पड़ा। चांद नहीं निकला था लेकिन उसके आसार आसमान के आखिरी सिरे पर नमूदार हुए। बाग की फिजा बेहद खुशगवार थी। फरहत बीद हवा के झोंके रूह को मुअत्तर कर रहे थे। मुझे इस तन्हाई में बेहद सुकून का एहसास हुआ और एक खूबसूरत तख्ते के नजदीक मैं घास पर बैठ गया। चंद मिनट बैठा रहा, फिर लेट गया। नरम घास मखमल की फर्श की मानद, सुकून, बेपनाह सुकून। लेकिन फिर किसी के कदमों की आहट सुनकर मैं चौंक पड़ा और जल्दी से उठ गया। तारों की छांव में भी इतनी थी कि किसी को पहचाना जा सके और अफशा को देखकर मेरा दिल धड़क उठा। वो काफी करीब आ चुकी थी और बेहद घबराई हुई महसूस हो रही थी। मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ, वह आहिस्ता से बोली। अरे आइए अफशा, क्यों आप शर्मिंदा क्यों हैं? मैंने आपके सुकून में मुदाखलत की है, वो चोरों के अंदाज में बोली। ये आपको कैसे मालूम? मैंने कहा। क्या यही कि आपने मुदाखलत की है? तो फिर मुमकिन है मैं इस वक्त आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। और आप गौर करें, किसी के बारे में सोचा जाए और वो अचानक आ जाए तो क्या कैफियत होती है। अफशा कई मिनट तक कुछ नहीं बोली तो मैंने ही कहा, और अब आप अजनबियों की तरह खड़ी ही रहेंगी? ओहो माफी चाहता हूँ। वो मेरे नजदीक बैठ गई। उस कुर्ब में बड़ा एतमाद, बड़ी अपनायत थी। आप खामोश क्यों हैं? वैसे ही चांदनी पसंद है आपको? हाँ, और तन्हाई? नहीं, अफशा ने जवाब दिया। उसके अंदाज में किसी कदर शोखी थी। और अफशा साहबा, जो कुर्बे आशना ही ना हो। मैंने ना जाने किस ख्याल के तहत कहा और अफशा ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा। अपनी तरफ बढ़ने वालों की पजीराई ही नहीं की होगी आपने, उसने आहिस्ता से कहा। शायद कोताही मेरी ही हो। आदिल साहब की निस्बत आप संजीदा हैं। बड़ा जो हूँ उससे कोई खास फर्क नहीं महसूस होता आप दोनों में। अब तो आप पहचान लेती हैं। हाँ, अफशा ने एक शर्मगी मुस्कुराहट से कहा। मैं भी मुस्कुराने लगा। इस वक्त दिल से सारी महरूमियां धुल गई थीं। ऐसे लग रहा था जैसे दोबारा पैदा हुआ हूँ, दोबारा जवान हुआ हूँ और अफशा मेरी जिंदगी की पहली लड़की है। इससे कबल इतनी फरहत, ऐसा अनोखापन महसूस नहीं किया था। उसके बाद हम दोनों कई मिनट तक खामोश रहे। अफशा गर्दन झुकाए घास खरीद रही थी। क्या आपने मुझे देख लिया था मिस अफशा? हाँ। कहाँ से? खिड़की में खड़ी थी। क्यों? नींद नहीं आ रही थी। यही कैफियत मेरी थी, मैंने जवाब दिया। आपने उस वक्त क्यों ना कहा कि आपको नींद नहीं आ रही? कोई प्रोग्राम ही रखते। तन्हाई को दिल चाह रहा था। ओहो, तब तो मेरी बात दुरुस्त है, यानी मैंने मुदाखलत की। अफशा, गुस्ताख होने को दिल चाह रहा है, अगर इजाजत दें। आपकी आमद ने तो वो खला पुर कर दिया है जिसके पुर होने की दिल ने बारहा आरजू की थी। और अफशा के चेहरे पर संजीदगी फैल गई।
वो खामोशी से घास करीती रही, फिर नहायत साफ सुथरे लहजे में बोली, साइम साहब, आपके ख्याल में मेरी उम्र क्या होगी? क्यों? मैंने चौंक कर उसे देखा। मेरी उम्र 22 साल है, किसी हादसे के तहत नहीं बल्कि कुदरती तौर पर। मेरे ख्याल में मैं आपकी उम्र से 10 साल आगे बढ़ गई हूँ। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं ये कहूँ कि मेरी उम्र 32 साल है। माशाल्लाह, मैंने किसी कदर शोखी से कहा, और ये उम्र कम नहीं होती साइम साहब, ज़ाहिर है बुढ़ापे की आमद होती है, मैंने जवाब दिया। लेकिन अफशा के चेहरे की संजीदगी बरकरार रही। मैं एक मशर की लड़की हूँ और बेहद खुद सर हूँ, लेकिन अगर आप यकीन करें तो बता दूं कि मैंने बहुत से ममालिक की सैर की, बहुत कुछ देखा, लेकिन ज़मीर पर कोई दाग नहीं लगने दिया, और मैं आज खुद को फ़ख्र से मशरकी कह सकती हूँ। अलबत्ता मैंने कुछ तजर्बा ज़रूर किए हैं, मैंने कुछ हासिल भी किया है। ओह, अफशा की संजीदा गुफ्तगू पर मैं भी संजीदा हो गया। हाँ साइम साहब, मैंने सीखा है कि पाकीज़गी की हदूद नहीं होती। ज़मीर अगर साफ रहे तो ज़िंदगी बोझ नहीं बनती, जबकि निगाह के रास्ते बहुत छोटे होते हैं और उनके इख्तिताम तक पहुँचते पहुँचते इंसान अपनी ज़िंदगी को बेमकसद समझने पर मजबूर हो जाता है। वो सोचता है अब क्या करे, और फिर ये बोझिल ज़िंदगी उसे अजाब लगने लगती है और उसका नतीजा बेहानक ही होता है। इंसान अगर जिंदा भी रहे तो ज़मीर की हौलनाक चीखें उसे मुज़तरिब रखती हैं। साइम साहब, मेरे ज़मीन पर कोई बोझ नहीं, साफ हूँ तो इस कदर के वालदैन की मर्जी के बगैर उनसे छुपकर भलका मुजरमाना अंदाज में सियाहत का शौक पूरा किया। चरब ज़ुबानी से काम नहीं ले रही, अपनी शख्सियत को उड़िया कर रही हूँ। मशरक की हया अपनी जगह, लेकिन ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश के अजहार को बेहयाई नहीं समझती। मैं आपकी शक्ल व सूरत, आपके किरदार और आपकी शख्सियत से बेहद मुतासर हूँ। खुदा की कसम, अगर किसी बहुत बड़े मुल्क के शहजादे भी होते तो मेरे लिए काबिल एतना ना थे, लेकिन आप अपनी इसी शख्सियत, इसी किरदार के साथ किसी दफ्तर के मामूली क्लर्क होते और किसी तौर मेरी आपसे मुलाकात हो जाती तो अपनी पसंद के अजहार से बाज ना रहती। साइम साहब, इसे मेरा अजहार इश्क समझ लें, मेरी आरज़ू समझ लें या मेरी बेहयाई। ये सब कुछ मैं आपसे सिर्फ एक बार कहूँगी, इस खौफ से बेनियाज होकर कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बड़ी सुलझी हुई, बड़ी अनोखी और बड़ी जज्बाती गुफ्तगू थी। एक एक लफ्ज़ मेरे दिल पर नक्श हो रहा था। मैं हैरानी से उस कच्ची उम्र की जहां दीदा लड़की को देख रहा था।